हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। आज वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे वे ऑप्टिक्स की। तो वे ऑप्टिक्स की वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स की हमने कर ली थी 2 वर्कशीट, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वर्कशीट 26 वे ऑप्टिक्स की। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टू शो द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वी नीड 2 सोर्सेज विच एमिट रेडिएशन। तो हमें कौन से 2 सोर्सेज चाहिए जो एमिशन रेडिएशन एमिट करते हैं। पहला ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी और फिक्स फेज डिफरेंस का, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, ओनली इक्वल फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ। तो हमने पढ़ा इंटरफेरेंस के लिए कौन से सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट देखो, in Young's double slit experiment monochromatic light source is used, the shape of fringes on the screen will be। तो जो शेप फ्रिंजेस का यूज़ होता है, फ्रिंजेस का जो शेप आता है वो हमने पढ़ा है। शेप फ्रिंजेस का कैसा होता है, वो होता है हाइपरबोला। तो फ्रिंजेस का शेप हमेशा कैसा होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, इन एन इंटरफेयर एक्सपेरिमेंट on using light of wavelength 700 nanometer, third bright fringe received at a point on the screen. At the same point to receive fifth bright fringe, the wavelength of light is। उसी जगह पर जहाँ पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिली थी 700 नैनोमीटर की, उसी जगह पर उसी पॉइंट पर हमें चाहिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज किस वेवलेंथ की होनी चाहिए। तो इसके रिलेशन आपको पता है, रिलेशन n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 होता है। हमें चाहिए लैम्डा 2 की वैल्यू, तो हम यूज़ करेंगे इसमें n1 लैम्डा 1 अपॉन n2, राइट। सो n1 कितना है, n1 है थर्ड ब्राइट और 700 नैनोमीटर, और n2 कितना है, इसी जगह पर हमें चाहिए फिफ्थ वाली ब्राइट फ्रिंज अलग वेवलेंथ की, राइट। सो 5 से कैंसिल करें, ये हो जाएगा 140 और 140 इंटू 3 ये आ जाएगा 420 नैनोमीटर। तो दूसरा वेवलेंथ जो हमें चाहिए होगा उसी जगह पर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज लाने के लिए वो चाहिए 420 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन याद रखना है आपको, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। नेक्स्ट देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट्स, जो स्लिट्स होती हैं उनका विड्थ का रेशियो आपको दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। तो इंटेंसिटी जो होती है ये विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी विड्थ ज़्यादा लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, और विड्थ का रेशियो गिवन है 4:9। ठीक है, इसका मतलब हमें I1 अपॉन I2 गिवन है। अब हमें पूछा है रेशियो किसका, अगर इंटेंसिटीज का पूछा होता तो 4:9 आंसर था, बट आपसे पूछा है I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो। ठीक है, I मैक्स और I मिनिमम का रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता है, I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मिनिमम का होगा I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम I1 अपॉन I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I1 अपॉन I2 4/9 पुट करोगे, अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 2/3 प्लस 1 का स्क्वायर, देन 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एलसीएम लें तो ये आएगा 2 + 3 अपॉन 3, और नीचे आएगा 2 - 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 + 3 होता है 5, और नीचे 2 - 3 होगा -1, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते ही आंसर आ जाएगा 25/1। तो करेक्ट आंसर जो है इसका मैक्सिमम से मिनिमम इंटेंसिटी इसका रेशियो वो है 25:1, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम का 25 टाइम्स यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स आर यूज्ड। 2 अलग अलग वेवलेंथ को लेकर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है। येलो ऑरेंज कलर, फॉर येलो ऑरेंज कलर मतलब 600 नैनोमीटर के लिए थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पोजीशन कोइंसाइड विद द फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ सेकंड कलर, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड कलर।
तो फर्स्ट कलर का लैम्डा दिया हुआ है, इसका थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, और सेकेंड कलर की वहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, जहाँ पर लैम्डा 1 की n1 वेव फ्रिंज है, वहीं पर लैम्डा 2 की n2 फ्रिंज आती है। तो हमें पूछा है इसमें सेकेंड कलर की वेवलेंथ लैम्डा 2, अगेन हम क्या करेंगे n1 लैम्डा 1 अपॉन n2 लेते हैं। सो n1 कितना है, थर्ड, फर्स्ट वेवलेंथ कितनी है 600, फर्स्ट वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, और n2 आपको दिया है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ के लिए बोला है। नेक्स्ट कलर की, सेकेंड कलर की फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज चाहिए आपको। सो 4 से अगर 600 कैंसिल करें तो ये 150 आएगा, 150 इंटू 3 कितना होगा, 450 होगा, तो 450 नैनोमीटर, तो ये लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लैम्डा 2 450 नैनोमीटर, ये ऑप्शन आ गया आपके पास बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आ जाओ वन लाइनर या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक्स वाले, द लाइन ड्रॉन ऑन द वेव फॉर्म एट राइट एंगल टू इट शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस ओनली इज कॉल्ड द रे। इसको क्या बोलते हैं, रे। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं रे। कोई भी वेव फ्रंट हो, चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, ये जो परपेंडिकुलरली जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम रे बोलते हैं। चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो, ये लाइन जो आएगी राइट एंगल पे परपेंडिकुलरली, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन को शो करती है, इसको रे बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द इज 0। कहाँ पर सिचुएटेड दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा? ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन आपसे पूछी है जहाँ पर प्रेजेंट पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो सेम फेज वाले सारे पॉइंट्स को मिलाने वाले लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट रेज आर, या लाइट वेव्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, तो नेचर आपको पता है। साउंड वेव की अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो लाइट की वेव ट्रांसवर्स है, ठीक है। लाइट की नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स, क्लियर। नेक्स्ट देखो, हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अगेन उस तरह क्वेश्चन आ गया, बट वन लाइन की फॉर्म में है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाली फॉर्म में था, अब वन लाइन में है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। किसकी डायरेक्शन होती है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन शो करती है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ रे। तो रे की डायरेक्शन को डिनोट करता है वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये पहले भी पढ़ा आपने, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखो, ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज डू द यंग्स फ्रिंज विड्थ डिपेंड। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ आती है बीटा, इसका फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन डी होता है। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा यूज्ड वेवलेंथ है, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है, स्मॉल डी डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स होती है, ठीक है। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी रहेगा, बड़ा डी ऊपर रहेगा, छोटा डी नीचे रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना रहे, इस तरह से याद कर सकते हैं, लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा किस पे डिपेंड करता है, ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स। फर्स्ट आएगा वेवलेंथ, फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ होगी तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा आएगी, वॉयलेट कलर की फ्रिंज विड्थ कम आती है। नेक्स्ट आएगा कैपिटल डी। कैपिटल डी होता है क्या, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, तो स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी। और थर्ड डिपेंड करता है स्मॉल डी पर। स्मॉल डी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन जो स्लिट्स हैं, जो लाइट के सोर्सेस हैं दो, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो बीटा इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल
इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फ्रॉम अ फार लाइट सोर्स। तो वेवफ्रंट आपने पढ़े हैं, वेवफ्रंट के टाइप्स भी पढ़े हैं। कितने टाइप्स के वेवफ्रंट होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा होता है प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो पहला स्फेरिकल अगर वेवफ्रंट है तो कौन से सोर्स की वजह से होता है? ड्यू टू पॉइंट सोर्स। सो फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स कौन सा वेवफ्रंट आएगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो ड्यू टू पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेवफ्रंट होता है। ठीक है, और फार लाइट सोर्स, अगर सोर्स किसी भी तरह का हो, अगर वो बहुत दूर है तो कौन सा वेवफ्रंट बनता है? प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट बनता है। ठीक है, तो प्लेन वेवफ्रंट हमेशा बनता है फार लाइट सोर्स की वजह से, और स्फेरिकल बनता है पॉइंट सोर्स की वजह से। सिलेंड्रिकल भी बनता है लाइट सोर्स की वजह से। तो सिलेंड्रिकल का भी पता होना चाहिए आपको, वो लाइन सोर्स की वजह से। सिलेंड्रिकल बनेगा लाइन सोर्स की वजह से। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का एग्जाम्पल तो है आपका बल्ब और कैंडल। कैंडल का जो फ्लेम होता है वो पॉइंट सोर्स है। लाइन सोर्स का एग्जाम्पल है आपका ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के आसपास जो वेवफ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। और सोर्स कोई भी हो, चाहे सन हो, चाहे कोई भी लाइट हो, बहुत दूर अगर है तो उससे बनने वाला वेवफ्रंट प्लेन होता है। इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है, खासकर इंपॉर्टेंट या जनरली एग्जाम्पल लिया जाता है सनलाइट का। तो सनलाइट से आने वाली वेवफ्रंट कैसी लेंगे हम? हमेशा प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस बाय 2 वेव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस के लिए? इंटरफेरेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स शुड बी इक्वल, इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। सेकेंड, फेज डिफरेंस जो होगा वो होना चाहिए कांस्टेंट, फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और भी हम लिख सकते हैं कि लाइट का सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। लाइट वेव्स, जो 2 वेव्स आप लोगे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है जिनकी वेवलेंथ इक्वल हो, एक जैसी वेवलेंथ हो, वो आपको लेना है इसमें। ठीक है, और कंडीशन लिखे तो हम कह सकते हैं लाइट के सोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव सेम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव शुड बी सेम। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए। सेम कंडीशन में 2 वेव्स जो जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई जब सुपर इम्पोज होंगी, मिक्स होंगी, तब इंटरफेरेंस फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टिकल टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन विद इट। तो एपर्चर और ऑब्स्टिकल के लिए आपको बोला है किस ऑर्डर का होना चाहिए अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हमने पढ़ा है साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर, ये कैसा होना चाहिए? साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव। तो वेव जिसका डिफ्रैक्शन देखना है आपको, उस वेवलेंथ, उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का ऑब्स्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिफ्रैक्शन में पढ़ा है। इसलिए साउंड वेव का डिफ्रैक्शन इजीली होता है क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े एपर्चर पे भी साउंड वेव क्या करता है? इजीली डिफ्रैक्ट हो जाता है। लाइट वेव का डिफ्रैक्शन मुश्किल से ऑब्जर्व होता है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप सबको पता है, पहले भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है ये हम पहले क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको छोड़कर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो,
In Young's double slit experiment, if the distance between two slits make 4 times and distance between slits and the screen is halved, then what will be effect on fringe width? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बोलते हैं बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, जिसका फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा डी बाई डी। इसमें जो चेंजेस करने के बाद जो नया बीटा होगा वो हमें निकालना आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट बीटा इक्वल्स टू है लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। नाउ नेक्स्ट बीटा डैश जो न्यू कंडीशंस में है वो लिखेंगे लैम्डा डैश डी डैश अपॉन डी डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मेक 4 टाइम्स, तो हमें पता है कि डी डैश डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है ये 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 4D कर दिया, ये लिख देंगे। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल डी को हाफ कर दिया, तो डी डैश जो रखेंगे वो डी बाई 2 रखोगे, हाफ कर दिया, ठीक है। लैम्डा में कोई चेंज नहीं है तो लैम्डा डैश क्या पुट करोगे, इक्वल्स टू लैम्डा पुट कर देंगे। चेंज होता तो लैम्डा का भी रख देते। जो भी फॉर्मूले में क्वांटिटीज़ हैं सब पर हमने डैश लगाया, जिसमें चेंज किया उसको चेंज करके लिखेंगे और जिसमें नहीं किया उसको सेम लिखेंगे। सो अब देखते हैं बीटा डैश क्या आता है। नया बीटा, नया फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डैश सेम है, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट वो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन हाफ कर दी तो डी बाई 2 और डी डैश कर दिया है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4D, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 1/8 और लैम्डा डी बाई डी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर लैम्डा डी बाई डी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा बाय 8, ठीक है। तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बिकम्स 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिंज विड्थ, पहले वाली फ्रिंज विड्थ का 1/8 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफ्रैक्शन जो इंटरफेरेंस जो अपना डिफरेंसेस हैं ये भी आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। ये सब क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो जो रिपीट हुए वो हम नहीं कर रहे हैं, बाकी जो नए क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, राइट। तो ये थी वर्कशीट नंबर 1 नेचर ऑफ लाइट या वेव ऑप्टिक्स की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में वेव ऑप्टिक्स की कुछ और न्यूमेरिकल्स, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।